नाज़रीन, गजा में इजराइल के फौजियों की बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स जब सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि इजरायली फौजियों की बड़ी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ इजराइल जो है वो गजा में एक सिविल वॉर करवाने की प्लानिंग इस वक्त कर रहा है। एक छोटा सा गजा जिसने पहले पूरी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के मंसूबों को शिकस्त दी, पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को शिकस्त दी, और इजराइल जैसी सोफिस्टिकेटेड आर्मी बैक्ड बाय सुपर पावर उसको शिकस्त दी, और रीजनल गवर्नमेंट्स के जो मंसूबे थे उनको भी शिकस्त दी। तो उस छोटे से गजा की विल तोड़ने के लिए अब उनको जब वो सिविल वॉर के हवाले किया जा रहा है। सोचिए क्या क्या टूल्स है वो नहीं इस्तेमाल किए गए सिर्फ एक छोटे से गजा के ऊपर, और क्या बचा है गजा में? क्या वहां पर एक सिविल वॉर छेड़ने का भी मंसूबा इजराइल ने बना लिया है? वो भी आपके सामने रखेंगे। लेबनान में इजराइल की मैसिव एस्केलेशन जो है वो देखी जा रही है। इजराइल जो है वो वहां पर असैसिनेशंस भी कर रहा है, उसके हमले जो है वो बहुत तेज हो गए हैं। तो एक क्लियर प्रोवोकेशन जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इस वक्त की जा रही है। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और चाइना एक के बाद एक धचका जो है वो वेस्ट को दे रहा है। अब जनाब अली, यूएस इंटेलिजेंस ने यह बताया है कि उन्होंने बड़ी हसास टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ इत्तेहादियों को दी है, और उन इत्तेहादियों से यह हसास टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना तक पहुंच चुकी है, और चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को बरकरार लाते हुए अपने मिसाइल्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट है मिडिल ईस्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी देने का, वो सारा जो इस वक्त दांव के ऊपर लग गया है। और चाइना पता नहीं कहां कहां से, एक तरफ वो यूरोपियंस की जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, वहां से जो सीक्रेट्स हैं वो निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और यहां पर अलग सीक्रेट्स वो निकाल कर लेकर जा रहे हैं। और खुद अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि अमेरिका के अंदर चाइना बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन कर रहा है, और वहां से सिगरेट्स निकाल के जब लेकर जा रहा है। तो चाइना हर मुल्क में और हर रीजन में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है यूरोपियंस इस अंदाज में यूक्रेन जंग को फंड कर रहे हैं कि वो 2 से 3 साल तक इसको फंड करें, और उसके बाद यह है कि अमेरिका में हो सकता है कि तब्दीली आ जाए, यानी डेमोक्रेट्स जो है वो दोबारा से वापस आ जाए। तो डेमोक्रेट्स के आने से जो रिवायती अमेरिकन पॉलिसी है वो दोबारा से वही शुरू हो जाएगी। जंग तो अमेरिका ही ने शुरू करवाई थी, वो तो ट्रंप ने आकर ऊंच नीच करने की कोशिश की है कि पैसे नहीं दूंगा। वैसे जंग जारी है लेकिन पैसे वहां से नहीं आ रहे, तो दोबारा पैसे और फंडिंग जब वहां से आना शुरू हो जाएगी तो ये एक प्लानिंग है। लेकिन ये सारी रेसिपी जो है, दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो देखिए ना, जैसे वो ये समझते हैं कि 3 साल हो चुके हैं, 3 साल मजीद गुजरेंगे तो तब तक रशिया कोलैप्स हो ही जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। तो ऑलमोस्ट यही प्लानिंग यहां पर है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो यूरोपियंस की प्लानिंग है, तब तक खुद यूरोपियन इकोनॉमी कहां पहुंच चुकी होगी, और खुद यूरोपियंस के अंदर कितनी गवर्नमेंट्स जब तब्दील हो चुकी होगी, और जो फार राइट है वो कितनी गवर्नमेंट्स को रिप्लेस कर चुका होगा। और सबसे बड़ी जो चीज है वो फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट की तब्दीली है, और उसके बाद जर्मनी। दोनों में जो फार राइट है वो तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है। तो अगर इन दोनों में फार राइट आ गया तो आप देखेंगे कि पूरे यूरोप का नक्शा बदल जाएगा, और ये दोनों मुल्क यूक्रेन के हवाले से इस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। तो ये कुछ और सोचकर बैठे हुए हैं, लेकिन इससे ना सिर्फ इनकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, और उससे भी बढ़कर जो फार राइट है, जो बिल्कुल एक दूसरा नुक्ता नजर रखता है। जैसे आपने देखा एक शख्स बदला है, यानी अमेरिका में ट्रंप आए हैं, सिर्फ एक शख्स आया है तो अमेरिका का सारा फेस ही बदल गया, यानी उसकी सारी डायरेक्शन ही बदल गई है, उसका सारा जो डीलिंग्स है कंट्रीज के साथ बदल गई है। वो कनाडा को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो यूरोपीय यूनियन को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो जापान और साउथ कोरिया को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो एक शख्स के बदलने से इतना कुछ बदल जाता है। तो ये फ्रांस और जर्मनी में अगर फार राइट आ गया तो ये पूरे यूरोप का फेस ही बदल जाएगा। तो वो यूक्रेन जंग तो बहुत कहीं पीछे रह जाएगी। तो इसमें से बहुत सारी पार्टीज ऐसी भी हैं जो रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं। तो ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। अच्छा जी, अब गजा से क्या खबर सामने आ रही है? 12 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई है। वजह यह बताई जा रही है कि एक ऑपरेशनल एक्सीडेंट हुआ है। यही हुआ होगा, कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब पड़ा होगा और वो एक्सप्लोड हो गया, तो ऑपरेशनल एक्सीडेंट जो है वो इसको वो नाम दे रहे हैं। तो इस तरह को वाकया हुआ होगा। कुछ दिन पहले आपको याद है रफा में भी इनके फौजियों की 2 फौजी जब वो मारे गए थे, तो उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने कहा कि ये हमास ने अटैक किया है। हालांकि इनको पता था कि हमास ने अटैक नहीं किया, लेकिन गजा पर इन्होंने लार्ज स्केल बॉम्बिंग शुरू कर दी। फिर जब ट्रंप ने कहा कि नहीं ये हमास ने नहीं किया है, तो फिर इनको जब वो पीछे हटना पड़ा। तो ये 12 फौजी, अगर 4-5 इस तरह के 7 वाकयात हो गए तो फिर इजराइल में दोबारा ये प्रेशर बढ़ेगा कि हमने फौज वहां पर क्यों रखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो फौजियों की कैजुअलिटीज नहीं हो रही। तो अगर ये इस तरह से हो गई, एक वाकई में 12, दूसरे में 10, चौथे में 5, तो इसका काफी जो है वो असर पड़ने वाला है। अच्छा, अब जरा देखिए गजा में एक और डेंजरस मंसूबा, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के इरादे किसी पीस या सीज फायर के नहीं है। अब सिविल वॉर की तैयारी की जा रही है। कैसे? 4 मिलिशिया है जिसको गजा के अंदर भेजा जा चुका है, उनको असलहा दिया जा रहा है, उनको उनके पीछे एक मुकम्मल सप्लाई लाइन है, और वो अब हमास के साथ लड़ेंगे। और इजरायली फौज उनको मुकम्मल प्रोटेक्ट कर रही होगी, सप्लाई लाइन दे रही होगी, एडवांस वेपन्स दे रही होगी, और कहेगी हम तो सीज फायर पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये तो जब वो
एंटी हमास फोर्सेस लड़ रही हैं। ये तो खुद फलस्तीनियों के कबीले जो है, चूंकि हमास वैसे भी वो बुरी है, ठीक है ना, तो हमास को खत्म करने के लिए खुद फलस्तीनी कबीले जब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो ये एक और डेंजरस प्लान है एक छोटे से गजा के लिए, जिस पर इतने बम गिरे कि खुद जैरेड कुशनर को कहना पड़ गया कि यहां पर तो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब चल गया है। सोचिए तो सही, जैरेड कुशनर जैसा बंदा कह रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब चल गया है, उस गजा को एक सिविल वॉर के हवाले किया जा रहा है। क्या वैसे गजा के लोग भी क्या लोग होंगे। द न्यू गाजा ब्लूप्रिंट, इजराइल्स क्वाइट वॉर बाय प्रॉक्सी। अब ये इजराइल की जंग और ये इनकी शिकस्त, क्या आप अंदाजा करें, वो आर्मी जिससे पूरा मिडल ईस्ट जो है वो ये डर के बैठे हुए हैं कि इजराइल पता नहीं किस बला का नाम है। अब वो पूरी इजरायली आर्मी, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है हमास और हिजबुल्लाह के हाथों। अब वो प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहती है, वहां पर मिलिशिया के जरिए हमास को खत्म करवाना चाहती है। सो जनाब अली, 4 पैलेस्टीनियन सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन मिलिशिया, तो जनाब अली इनको असलहा दिया जा रहा है, जिसमें अबू अल शबाब जो दाइश से जिसका जो ताल्लुक है, इस तरह टोटल 4 है। तो इस वक्त जो येलो लाइन है वहां पर ये मुकम्मल तौर पर फोर्सेस को लीड कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये आर्म्ड है, इनको मुसलसल सप्लाई पीछे से आ रही है, फूड इनको आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, वेपन्स इनको आ रहे हैं और उन रास्तों से आ रहे हैं जो जिनको मुकम्मल इजराइल कंट्रोल करता है। यानी देखें ना, उनकी सप्लाई अगर किसी और तरीके से आ रही है तो फिर हमास वहां पर हमला कर देगी। तो उस तरीके से उस रूट से आ रही है जो मुकम्मल इजरायली कंट्रोल्ड रूट्स है सप्लाई लाइन की, तो वहां से फूड भी आ रहा है, उनके लिए वेपन्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ उनको, और वो उनको मुनज़्ज़म जो है वो किया जा रहा है और हमास के ऊपर वो इसको अ जॉइंट प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू गाजा जो वो करार दिया जा रहा है। सो फ्यूचर ऑफ गाजा बिल्ट ऑन द बोरोड गन्स एंड बोरोड ट्रस्ट। तो उधार ली गई गन्स और उधार लिए गए ट्रस्ट के ऊपर एक नया गजा जो है वो बनना का ये एक नया प्रोजेक्ट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीज फायर टिकने वाला नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली अब कहना पड़ रहा है कि एक तो वायलेशन जारी है, दूसरा ये है कि ये ओवरऑल भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इजराइल के मंसूबे बिल्कुल वाजे अगेन हो चुके हैं। पहले भी कुछ शक किसी को नहीं था, लेकिन अब ये सिर्फ एक दूसरी तरफ ड्रामा चलता रहेगा। पीस हो रहा है, एवर लास्टिंग पीस हो रहा है, ग्रेट पीस हो रहा है, ये सारा साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि अमेरिकन को जब वो अरब कंट्रीज के साथ डील्स करनी है, दौरा आपको पता है व्हाइट हाउस का होने जा रहा है, तो बहुत सारी डिफेंस डील्स करनी है, कुछ अब्राहम अकॉर्ड कुछ से करवाना होगा। तो फिर इजराइल चूंकि बहुत आइसोलेशन में चला गया था, तो कुछ जो है वो उसका इमेज बेहतर करने की कोशिश करनी है, कुछ यूरोपियन गवर्नमेंट्स को रिलीफ आएगा कि वहां पर मुसलसल मुजाहरे हो रहे थे, तो इस तरह की कुछ चीजें करनी है, लेकिन ये मामला हल होने वाला नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली। अब देना फिर वो सिविल वॉर वहां पर तो हमास बैठी रहेगी, मिलिशिया लड़ती रहेगी, और तो इस तरह नहीं है। कुछ हैरेड्स की हेडलाइन देखिए, उससे हम कुछ अंदाजा लगाते हैं और बड़ी दिलचस्प हेडलाइंस है। हैरेड्स ये कह रहा है कि हमास अभी तक गजा में स्ट्रांग है और इस वजह से कंट्रीज जो है वो हेजिटेंट है अपनी फौजें गजा पट्टी में भेजने के लिए, यानी अरब्स और ओआईसी की फौजें जानी है गजा में। तो अब हैरेड्स के बकौल ये मुल्क जो है वो नहीं भेजना चाह रहे कि हमास तो अभी तक वहां पर मौजूद है। वैसे क्या ही अजब बात है, यानी उनको इजरायली फौज से मसला नहीं है, उनको हमास से मसला है। और अगर आप नोट करें तो हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, ये जो सारी रेजिस्टेंस तंजीमें हैं, इनकी लीडरशिप जो है वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल साबित हुई है। यानी जितना इनको डेमोनाइज किया गया है कि ये तो दुनिया की सबसे बुरी और इनकी कोई अखलाकियात नहीं, और ये तो बस बुरे हैं, बस इनको खत्म हो जाना चाहिए, निस्तो नबूद हो जाना चाहिए। इनकी लीडरशिप ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, आप अंदाजा कर सकते हैं कितने वो रिस्पॉन्सिबल थे। हमास ने किस तरह से इजरायली कैदियों को रखा है, हिजबुल्लाह ने कितने, उसकी लीडरशिप ने कितने मोहतात अंदाज के अंदर, ठीक है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने अपने सारे मैटर्स को किया है। अंसारुल्लाह को देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नजर आती है, और दूसरी तरफ इजराइल का कंडक्ट देखिए, जेनोसाइड, वायलेशन, एग्रेशन, बॉम्बिंग, सिविलियंस को मारना, वॉर क्राइम्स, ये सारा वो कर रहा है। तो यानी मसला हमास से है, इजरायली फौजों से उनको कोई मसला नहीं है, अकॉर्डिंग टू हैरिस। तो हैरिस एक और हेडलाइन ये लिख रहा है कि व्हाई जैरेड कुशनर वियन फॉर पोस्ट वॉर गाजा इज सो डेंजरस, सो डेंजरस। तो ये एक और हैरिस इस पर ये बात कर रहा है कि ये सीज फायर और पोस्ट गाजा वॉर प्लान जो है ये काफी डेंजरस है, यानी ये कोई पुरअमन सॉल्यूशन नहीं है। वेस्ट बैंक की सूरत हाल देखिए, लिंच मॉब्स, वेस्ट बैंक फेसेस अनप्रेसिडेंटेड इजरायली वायलेंस। इस वक्त इजरायली सेटलर्स, और ये जो है ना, ये आप कह लें कि पूरे प्लेनेट के ऊपर जो सबसे आप कह लें कि बुरी क्रिएचर है, अगली क्रिएचर ऑन द प्लेनेट, वो ये है। ये इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं, ठीक है ना, और ऑटोमेटिक वेपन्स इनके पास है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है, ये उसका आजमूदा नुस्खा है। ये इजराइल वैसे कायम इसलिए किया गया था कि जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है, जिसकी 400-500 साल तारीख है, उसकी एक कामयाब यहां पर तजर्बाती जो है ना, ये एक एंटिटी मौजूद हो कि वो जो कॉलोनियलिज्म के तजर्बात है वो यहां पर होते रहे। तो ये जो सेटलर्स होते हैं ना, ये बकायदा उस कॉलोनी के एक्सपेंशन का हिस्सा होते हैं, नेटिव्स को खत्म करने के लिए। हर वक्त फौज नहीं हमला कर सकती, तो फौज उनको कवर देती है और सेटलर जो है वो जाकर उनको डिस्प्लेस करते हैं, मारते हैं, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करते हैं।
तो ये एक बकायदा कॉलोनियल आप कह लें कि प्ले बुक है, सेटलर्स के जरिए अटैक करवाना। तो ये वहां पर ये पूरी वॉर है, अगर आप पढ़ेंगे सारा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आप ये हेडलाइन देखिए, इजरायली जो आर्म्स इंडस्ट्री है, असलहा की जो इंडस्ट्री है, उसका बायकॉट किया जा रहा था। तो हेरल्ड लिख रहा है कि क्या अब ये बायकॉट खत्म होने वाला है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स काफी प्रेशर में थी सैंक्शंस लगाने के हवाले से। उन्होंने इजरायली जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसका बायकॉट किया हुआ था। अभी आप देखें, कल जो है वो जर्मनी और इजराइल की $2 बिलियन की डील हुई है। ये पहली डील है सीजफायर के बाद। तो ये एक जरूरी था कि इजराइल तो इस जंग में कोलैप्स की तरफ जा रहा था, तो उसको आइसोलेशन से बचाने के लिए ये सारा करने के लिए ये सारा हो रहा है। लेकिन ये सिलसिला चलेगा नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है। अब फिर देखिए मुसाद ने क्या बात की है। मुसाद ने इल्जाम लगाया है, रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि ईरान जो है वो टेरर अटैक्स करवा रहा है यूरोप में। IRGC के टॉप कमांडर हैं, वो वहां पर अटैक्स करवा रहे हैं यूरोप में, जर्मनी में, यूनान में, ऑस्ट्रेलिया। यूनान का आपको पता है खास मसला है, टर्की और साइप्रस। तो यूरोप, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रेलिया में भी ईरान अटैक्स करवा रहा है। अब आप जरा, ईरान इतना पावरफुल है कि वो उधर करवा रहा है और उनको पता भी नहीं है। सही है, तो इसका मतलब क्या? ईरान के खिलाफ जंग की सारी प्रोपेगेंडा जब जारी है। फिर आप देखिए लेबनान में पिछले 2-4 दिनों से हमें बड़ी एस्केलेशन जब नजर आ रही है, और ये एक्सपेक्टेड एस्केलेशन है। इजराइल के माइंडसेट को समझते हुए ये एक्सपेक्टेड एस्केलेशन है, और हम आपको बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बॉम्बिंग करना ये अब उनके सरशिस्त में है। और नेतन्याहू के सर्वाइवल के लिए अगर परमानेंट सीजफायर हो जाएगा तो फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अक्टूबर 7 की इन्वेस्टिगेशन होगी, खुद नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल है, दुनिया में जो मजीद बातें सामने आएंगी कि क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, जेनोसाइड के ऊपर चीजें लिखी जाएंगी, इंटरनेशनल मीडिया अंदर जाएगा। तो मुसलसल जंग में रहना ये नेतन्याहू के अपने सर्वाइवल के लिए और एक हेजेमनी का तासुर देने के लिए बॉम्बिंग करना जो जरूरी है, ताकि असल चीज से तवज्जो इधर उधर हटी रहे। तो ये एक सेंसलेस बॉम्बिंग है जो लेबनान पर इस वक्त की जा रही है, इलीगल है ये। तो पिछले 2-3 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर एस्केलेशन कर दिया है, बमबारी बहुत तेज कर दिया है। और आज है वो कुछ देर पहले 10वीं असैसिनेशन अटेम्प्ट उन्होंने किया, असैसिनेशन की है पिछले 5 दिनों की 10वीं असैसिनेशन। इतनी ज्यादा एस्केलेशन वहां पर हो गई है। Israel has completely violated the peace agreement and has begun mass assassinations in Lebanon. तो ये तो मतलब चलने वाला नहीं है। अब ये अगर इस एस्केलेशन की तरफ जा रहा है मामला, तो हिजबुल्लाह के लीडर्स को वो निशाना बना रहे हैं। और लेबनीज गवर्नमेंट गायब है, लेबनीज आर्मी भी गायब है, वो कुछ भी कहने से कासर है। ये लेबनान के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लोग जो वो कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, हिजबुल्लाह के लोग लेबनीज हैं जिन्होंने इस लैंड को जब वो आजाद करवाया है और इजराइल से बचा के रखा है। तो डिजास्टरस लेबनीज गवर्नमेंट। और फिर देखिए यूएस एनवॉय जो है मॉर्गन ऑर्टेगस, इन्होंने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जो कि जिसके वज़ार बॉर्डर इसके भी हैं, तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया। जब यहां पर एस्केलेशन हो गई है तो वो लेबनान के बॉर्डर के ऊपर दौरा कर रही है। और ये वो एनवॉय है, ये लेबनान में जाकर खुली धमकी भी देकर आई थी कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करो, करना ये हो जाएगा वो। तो वो उन्होंने दौरा किया है। सो देयर इज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ असैसिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ द वॉर प्लेन रेड्स, वाइडस्प्रेड बैन ऑन द अटेम्प्ट्स टू रीबिल्ड द डिस्ट्रॉयड सदर्न टाउन्स। जो लेबनीज अपने टाउन्स को भी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी वो ज्यादा रुकावट अब डाल रहे हैं। और उधर अल शरा जो है वो MBS के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट और ये वो सारा और ओवरऑल जो सूरत हाल उस पर डिस्कशन होगी। यमन ने 3 यूनाइटेड नेशन के लोगों को अरेस्ट किया है, वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी गिरफ्तारियां की हैं। ये भी एक ज़ाहिर इजराइल का एक तरीकाकार है। यमन में वो खास तौर पर जो ये जासूसी है वो यूनाइटेड नेशन सो कॉल्ड कुछ ओहदेदार होगा, बस उसका UN का टैग होगा, तो उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यानी ओवरऑल भाई यमन जो है वो इतना बुरा है कि वो UN के लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन वो मोसाद के लोग बनकर वो जनाब वहां पर जा रहे हैं। तो ओवरऑल इल्जाम ये है कि भाई ये UN के लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन वो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं। ये इजराइल का तरीकाकार है। टर्की की अहमियत बहुत बढ़ती चली जा रही है। टर्की इस वक्त बहुत बड़ा सपोर्टर है फलस्तीनी कॉज का, और हमास के साथ वो खड़ा है, लेकिन ज़ाहिर उससे डू मोर का मुतालबा तो हमेशा रहेगा। तो लेकिन टर्की की अहमियत बढ़ रही है, जिससे इजराइल बहुत परेशान है। जर्मन चांसलर दौरा कर रहे हैं, आपको बताया। अब एक और खबर आ गई है कि जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दौरा कर रहे हैं टर्की का। जर्मन चांसलर भी आ रहे हैं, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और यूरोप फाइटर्स भी टर्की को मिलने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा अहमियत है इस वक्त टर्की की। और वजह क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फोर्स ऑफ नेटो और मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री जो उनकी है, इसकी यूरोप को जरूरत पड़ गई है। और उसकी वजह क्या है? अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस वो खत्म कर रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोपियंस का ये जो इख्तलाफ है और वो जो सारा सिलसिला तब्दील हो रहा है, इसके और भी बहुत सारे असरात आपको नजर आएंगे। पहला असर तो आप देख रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट में फर्क पड़ रहा है। फिर मिडिल ईस्ट में रिवायती इजरायली पॉलिसी तो चैलेंज हो गई यूरोप और अमेरिका के इख्तलाफात की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मजीद भी नजर आएंगी, क्योंकि वो दोनों मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे थे ना।
तो अब चीजें तब्दील तो होंगी। और ट्रम्प साहब जो है उन्होंने बहुत सारी क्रिटिकल मिनरल्स की डील्स है वो आसियान समिट में की हैं, मलेशिया के साथ, कंबोडिया के साथ, थाईलैंड के साथ। थाईलैंड ने जो है वो 99% जो टैरिफ लगाए हुए थे अमेरिकन गुड्स के ऊपर वो उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया है, मजीद एक्सेस दी है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। और इसी दरमियान जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स ये सारी एक्सेस जो है उनको दी जाएगी। और इसी तरह से मलेशिया ने क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो देने का, उन तक एक्सेस का जो है वो अनाउंस किया है, इस पर एग्री किया है और अपनी मार्केट कंडीशंस के ज्यादा यूएस कंपनीज एक्सेस कर सकें, इसके ऊपर बात हुई है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये वो। और सेम कंबोडिया वो मजीद अमेरिकन गुड्स खरीदेंगे, बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। तो इस तरह की उन्होंने डील्स वहां पर की हैं। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सीआईए के जो ऑपरेशन है वो फेल होंगे। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सीआईए जब वो फेल होगी। और चाइना ने क्या किया है, चाइना अपग्रेडेड मिसाइल्स यूजिंग यूई टेक्नोलॉजी, बाइडेन स्पाइज सेड इंटेलिजेंस स्पार्क्ड इंटेंस डिबेट इन वॉशिंगटन अबाउट इट्स रिलेशनशिप विद गल्फ स्ट्रीम। बड़ा फड्डा पड़ गया क्योंकि बहुत सारा आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा यूई से टेक्नोलॉजी अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक चाइना के पास चली गई है। यूएस स्पाइज चाइना बूस्टेड मिसाइल यूजिंग यूई टेक, जो कि असल में अमेरिकन टेक है। तो ये यूई में हवावे के थ्रू चाइना के पास गई और चाइना ने वॉर प्लेन्स के लिए जो मिसाइल्स हैं उनको अपग्रेड कर लिया है। तो इससे वॉशिंगटन डीसी में ये बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि क्या इस तरह से टेक्नोलॉजी बाहर देना ये सेफ है। चाइना तो वहां से भी निकाल कर जब लेकर जा रहा है, तो ये तो बहुत फटा पड़ गया है। ये तो बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी देनी है, लेकिन देनी है तो आगे चाइना, और चाइना तो अमेरिका से भी निकाल के लेकर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा वाकया और बहुत बड़ा धचका है उनके लिए कि चाइना ने ये कर भी दिया है, उन्होंने मिसाइल अपग्रेड कर भी लिए हैं और आज वो ये बात कर रहे हैं। तो यूरोप और चाइना की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। यूरोप टू चाइना हैंड ओवर द रेयर अर्थ मिनरल्स आरएल्स। तो वहां पर यूरोपियंस की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने थोड़ा सा जरा गुस्सा करने की चाइना से कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियंस कभी डिपेंडेंट नहीं होंगे चाइना पर जैसे वो रशियन गैस के ऊपर थे। और उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया है, रिसोर्स ईयू, जिसमें न्यू सोर्सेज ढूंढे जाएंगे और कनाडा, चिली, ग्रीनलैंड तो वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारा। तो आप देख रहे हैं ये सारी अब जंग रेयर अर्थ मिनरल्स और उसके मुताबिक जियोपॉलिटिक्स भी निकलकर सामने आएगी, किस मुल्क के साथ। अब एक चिली उनको याद आ गया, ग्रीनलैंड की तरफ वो बढ़ रहे हैं जहां पर ट्रंप की नजर है, और बाकी मुल्कों की तरफ वो जाएंगे। तो इससे जंगें भी होंगी, हुकूमतें भी चेंज होंगी, बहुत कुछ होगा। तो यूरोपियन मीडिया ने लिखा है कि यूरोप जो है वो चूंकि अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर प्रिटेंड करना चाहता है, लेकिन अब मसला ये पड़ गया है कि चाइना से मिनरल्स मांगना पड़ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा साथ धमकी भी लगा रहे हैं कि नहीं हमें मिनरल्स दो वगैरह हम ये करेंगे, तो ताकि वो अपना सुपर पावर वाला स्टेटस भी कायम रहे। लेकिन मसला है कि चाइना उससे कुछ खौफ महसूस नहीं कर रहा। तो अमेरिका और चाइना की मुलाकात होगी तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन यूरोप और चाइना का फड्डा भी पड़ रहा है। और चाइना जो है वो ये चाहता है कि अमेरिका तमाम टैरिफ खत्म कर दे, फिर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सेस देंगे। तो ये तो फिर चाइना जीत गया ना तजारती जंग, उनकी बात मान ली गई, तो फिर ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और जनाब अली जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन रेडी टू फाइट 2 or 3 more years। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है। और क्यों 2 से 3 साल? क्यों 2 से 3 साल? इसलिए कि अमेरिका के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, डेमोक्रेट्स वापस आ जाए। तो ये डेंजरस पॉलिसी है कि वो अमन की बात नहीं कर रहे, वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे, वो किसी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, वो 2 से 3 साल मजीद फंड करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मुसलसल आर्मी जंग का खतरा बरकरार रहेगा, जिसके अंदर यूरोप बहुत मजीद तब्दील होगा, जिसके अंदर मजीद लोग इस जाहिर है कि यूक्रेन जंग में मारे जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। अभी फार्मर जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि हमें यूक्रेनियंस को जो रेफ्यूजीज हैं उनको निकाल देना चाहिए ताकि जो फ्रंट लाइन के ऊपर फौजें कम पड़ रही हैं तो ताकि फौजें जब वो पूरी की जा सके। तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। यूक्रेन जब इस वक्त बहुत उसका डैमेज हुआ है और ज़ेलेंस्की एक कमेडियन उसकी वजह से हुआ है, वरना अच्छा खासा यूक्रेन चल रहा था। और अभी वो यूक्रेन को किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि 2 से 3 साल इसकी फंडिंग का इंतजाम करो। अच्छा 2-3 साल बाद क्या यूक्रेन जीत जाएगा? बहरहाल ये एक बड़ी डिसाइडिंग लड़ाई है मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री की, जिसके अंदर दुनिया के इक़्तिदार का फैसला होगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।